Hi, how are you all? I welcome you all for this series. ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा मिड में हैं और जो सब्जेक्ट में जिन्हें अच्छे सवालों की ज़रूरत है। तो ये रोज़ के मैं 5 सवाल, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आप इस सीरीज़ के साथ जोड़ सकते हैं और रोज़ के 5 सवाल करने हैं आपने, तो उतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हैं। और ये थोड़े से अच्छे सवाल होंगे। एक T10 सीरीज़ है, वो थोड़ी उसमें इतने ज़्यादा टफ सवाल नहीं लिए जाएंगे। इसमें थोड़े मैं अच्छे ट्रिकी, थोड़े और बेहतर सवाल लूँगा। तो ये एक अलग से रैंक बूस्टर सीरीज़ है जिसमें 5 सवाल ही करने हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो मैं पहले जो बिगनर लेवल पे नहीं है, थोड़ा अच्छा जिनको सब्जेक्ट आता है उनके लिए है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, आप कर सकते हैं और फिर आगे चलेंगे हम। तो आप पोज़ करते रहें, वही सेम प्रोसेस, और देखते रहें सॉल्यूशन, फिर चेक करते रहें। तो इसका आंसर फ्रिक्शन इज़ एब्सेंट एवरीवेयर, तो फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। तो खुद सोचो आप, बी वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? बी वाले का तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ये तो सीधी सी बात है भाई। एक चीज़ है, ये है एम ब्लॉक, ये सी है, और बी रख दिया बच्चे तुमने वो इसके ऊपर, ये है। इसको तो खींचने के लिए, इसको चलाने के लिए तो फोर्स है, लेकिन ये कैसे चलेगा? खुद से थोड़ी ना चलेगा भाई। इसको चलाने के लिए वही टू ब्लॉक सिस्टम वाला आ गया। अब ये अगर एम मास ये बी वाले ब्लॉक को अगर चलना है तो इसको कौन चलाएगा? खाली एक ही चीज़ अवेलेबल है, फ्रिक्शन, और वो यहाँ है नहीं, वो गायब है। तो ये तो बेचारा यहाँ कहीं रह जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। ये तो जहाँ है वहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये तो हो गया, ये तो मुझे पता चल गया। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बचे 3। अब तो सिंपल सवाल बच गया, बन गया। कौन से वाला? ये नीचे कितने से आ रहा है? एम जी से आ रहा है। ठीक है जी। अगर मैं इसको अब, ये ए ब्लॉक है, इसको सीधा कर दूं तो एम जी इधर लगेगा। ठीक है जी। और ये सिंपल वही बन गया ना एम। तो ये ए एक्सेलरेशन से ऐसे चल रहा होगा, तो एम जी अपॉन टोटल मास ऐसे तो निकालते हो 2m। सो ए विल बी इक्वल्स टू ए सी, एम से एम कट गया, g/2। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल सेकंड क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे? इसमें मुझे सीधी सीधी सी बात है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो और मुझे एफ बी डी बनाना ही बनाना पड़ेगा। बिना एफ बी डी बनाए मेरा कोई काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ से एक बात तो जानता हूँ, एक बात पहले मैं एक बात देख लेता हूँ। जब ये ऐसे होता है तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है, आप समझ गए। अब मैं हर चीज़ को एक्सिस पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस एक्सिस का मैं सहारा ले रहा हूँ, ये वाली। आप ऐसे ही करते होंगे, और नहीं करते तो ऐसे ही अटेम्प्ट किया करो। तो ये जी N2 है, ठीक है, ये मैं इसके लिए मान रहा हूँ, या कोई भी नॉर्मल, मैं N2, चलो N2 को छोड़ो, N नॉर्मल मान लेते हैं कि ये N नॉर्मल है। ठीक है बच्चे, N नॉर्मल है। ये थीटा एंगल है, ये कितना होगा? थीटा। ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा? थीटा। यानी कि मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा। अब आ जाओ वापस अपने सवाल पे लौट के। अब मुझे एफ बी डी किसका बनाना है? इसका बनाना है। तो इसका एफ बी डी बनाने के लिए आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एम जी तो ऐसे हो गया, एम जी ऐसे हो गया, एम जी हो गया जी आपका ऐसे। और एक्सिस बनानी पड़ेगी आप, तो मैंने जी एक्सिस बना ली है। चेक भी तो करना पड़ेगा ना, एक्सिस पे शिफ्ट करके ही तो फोर्स को बैलेंस करोगे भाई। इस पे बॉल पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो ये बना लिया जी मैंने। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर अभी तक तो सब समझ में आ रहा है। तो ये एक्स हो गया बच्चे, ये वाई हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात भाई। ये वाला जो है ये इसके बीच में है, ठीक है। तो ये इसको इधर पुश करेगा तो सेम ये ऐसे पुश करेगा भाई। ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, तो ये वाला इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। सिंपल सी बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन। अब मुझे तो इसके ऊपर चेक करना है N2, तो N2 कहाँ लगेगा? N2 लगेगा जी, अब आप ध्यान से देखो, एक चीज़ मैं करने वाला हूँ। ये N2 इस पे ऐसे लगेगा, और ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये है तुम्हारा कितना जी? 74 आएगा, नहीं आएगा? अब ये N2 है, अब जो ये वॉल इस पे लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। आप कहोगे हाँ सर ये 74, तो ये भी 74 होगा। तो कुल मिला के मैं ये करना चाहता हूँ बस, कि ये वाला मेरा N2 इधर आएगा, और ये एंगल मेरा आ जाएगा 74। बस ये समझाने के लिए मैंने किया है। सिमिलरली जब मैं N1 की बात करूँगा तो N1 तो मेरा इधर ही आएगा, ये देखो, ये वाला
इससे N1 इधर लगेगा तो ये इसके ऊपर ऐसे लगा रहा होगा। भाई ये वॉल इसके ऊपर ऐसे लगाएगा ना N1, तो अब N1 बना लो। तो मैंने N1 भी बना लिया जी, तो मैंने N1 बना लिया, N1 बना लिया मैंने ऐसे। अब N1 कितना है, कितना एंगल बना रहा है ये 37। 37 क्यों बनाएगा, ये इसीलिए सिखाया है मैंने 30, क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है थीटा, और ये एंगल सेम रहता है जो मैंने ये पहले ही बनाया है। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये क्या पूछ रहा है बच्चे, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वोल 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो ये करेंगे N2 साइन 37 साइन 74, ठीक है जी। फिर N1 का इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, और तब निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आप समझ रहे हो, आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा cos 74, तो ठीक है, वहाँ से भी आ जाएगा कंपोनेंट करके, बैलेंस करके आप N1 N2, क्योंकि ये देखो ये वाला N1 का, ये वाले N1 के कंपोनेंट बैलेंस करेंगे तो यहाँ से N2 N1 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। फिर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन आप ध्यान से एक चीज़ समझो, ये सवाल इतना बड़ा है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है, मैं क्या, सवाल कह रहा है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब तीनों का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का जो भी आना चाहिए रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे तो पकड़ गए होंगे बात कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं सर। तो इनका एफ नेट, इन दोनों का, ये वेक्टर है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर। ये कितना है 74, ये कितना है जी 37। अरे आप समझ रहे हो, तो नेट फोर्स जो भी होगा, एफ नेट किसका कह रहा हूं मैं, इन दोनों का मिलके, ठीक है जी। अब वो इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एंटी पैरेलल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर ये एंटी पैरेलल है तो ये 37, तो ये भी 37, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से कि N2 और mg का रिजल्टेंट अलोंग बाइसेक्टर आना चाहिए। और अलोंग बाइसेक्टर कब आता है, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। सिर्फ एक ही केस बनता है अलोंग बाइसेक्टर, अगर आपको याद हो। दो वेक्टर हैं A1 और A2, अगर नेट अलोंग बाइसेक्टर आना है θ/2 तो इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। इसका मतलब N2 शुड बी इक्वल्स टू mg। तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। तो आप बड़ा ना करके, अब यहीं से सवाल हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डेटा की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक वेक्टर की इंटरप्रिटेशन से आपने सवाल सॉल्व कर लिया। अगले सवाल पे चलते हैं जी। थर्ड सवाल कह रहा है कि ये वाली चेन ऐसे थी, ये गिरी, आधी ऐसे चली गई, ठीक है जी। आधी गिरने के बाद suddenly find the force exerted by the table on the chain when half of its length has fallen on the table। अब ये बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है, लेकिन ये समझाने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे कि आप ध्यान से समझो, ये चेन है, पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये चेन है, ठीक है। सिनेरियो क्या बना कि ये इतनी गिर गई, मान लिया मैं जनरल मान रहा हूँ अभी कि x फॉलन हो गया, और ये कह रहा है कि ये, अगर आप देखें, फॉलन डज नॉट फॉर्म हीप, यानी कि ये इकट्ठा नहीं होती, ऐसे गिरती है, ठीक है जी। अब ये इतनी गिरी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला पार्ट तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ये अभी रेस्ट में नहीं है। अगर आप इस डीएम पार्ट की बात करो, ये डीएम मास की बात करो, ये डीएम मास क्या है, मैं ये डीएम मास की बात करूं तो ये डीएम मास रेस्ट में आया होगा। अरे समझ रहे हैं आप, ये डीएम मास, ये जो डीएम है छोटा सा, जब ये इसके ऊपर आके टकराया होगा, इसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर ने सीधी सी बात है फोर्स लगाया होगा, तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ है छोटे से पार्ट का। तो मैं कह सकता हूँ, एक बात तो सत्य है कि अगर ये जो डीएम पार्ट, ये जो ऐसे आया, ये वाला डीएम पार्ट रेस्ट में आ गया, तो इसका मोमेंटम में चेंज हुआ, तो मैं फोर्स को तो लिख सकता हूँ dp/dt, ऐसे ही तो निकालूंगा मैं। भाई ये फ्लोर, इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन लगेगा, ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर लगा रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं dp/dt करूं, सो d/dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम की बात करी जाए, यानी कि dt
चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल तो जीरो, डीएम इस छोटे से इस डीएक्स पार्ट की बात कर रहा हूँ, डीएम मास की, डीएम इंटू वी आ गया। अब यहाँ वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी आएगी रूट 2gx, फ्री फॉल, एक्स फॉल किया ना। अब सर ये तो आपने इसकी निकाली, अरे भाई मास पे डिपेंड ही नहीं करती। आप 10 kg का डालो, आप 20 kg का डालो, अगर मैं पूछूं आपसे कि x डिस्टेंस बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आप कहोगे रूट 2gx। पहली बात तो ये समझ आई। चलो दूसरी बात, अब ये इसके केस में कैसे लिंक कर रहे हो आप, अगर ये चेन ऐसे गिरने लग रही है तो अभी टच तो हुई नहीं है, अभी फ्री फॉल ही कर रही है, तो चेन का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सारे पार्ट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे या नहीं करेंगे? अरे भाई फ्री फॉल कर रहा है, अगर ये सेम से मूव नहीं करेंगे तो ये सीधी नहीं रहेगी। अगर ये ज़्यादा से चल रहा है, ये कम से चल रहा है, तो टूट नहीं जाएगी चेन, चेन तो ऊपर ही टूट जाएगी, जैसा कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ से जो मैं फोर्स है, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है जी। अब ये फोर्स, भाई ये देखो नेगेटिव साइन जो बताता है ना, ये इसका मतलब है कि मोमेंटम चेंज हुआ है, रोका गया है। तो रिटार्डेशन, देखो नेगेटिव साइन खुद से बता रहा है कि ये जो कोई भी चीज़ हो, मान लो ये बॉडी है एम मास, ये वी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। आप कह रहे हो कि इसका मोमेंटम अब जीरो हो गया, तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, और ये मोमेंटम में चेंज 2 सेकंड में आया है, तो भाई फोर्स लगा होगा ना। तो आप फोर्स कैसे निकालोगे, dp/dt जीरो माइनस एम वी डिवाइड बाई टू, एम वी बाई टू, इतना फोर्स लगाया होगा आपने, तो आप निकालोगे तो भाई ऐसे ही ना। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता, रिटार्ड, सेम इसके केस में है। अब ये क्या हो गया, डीएम, अगर मैं डीएम मास की बात करूं तो मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू डी एक्स, ये डीएम हो गया जी। तो यहाँ से आ गया जी m/l इंटू डी एक्स इंटू वी, वी वेलोसिटी तो फिक्स है रूट 2gx, भाई इतनी गिरी तो इसके पास इतनी, तो वो तो फिक्स है, इस x पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा mv/l और ये डिवाइड बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी वी आ गया, तो ये आ गया जी mv²/l। ये तुम्हारा हो गया फोर्स, फोर्स एक्शन रिएक्शन, जो ये जो चेन है जो फ्लोर पे लगा रही है, फ्लोर चेन पे लगा रहा है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन मुद्दे वाली बात पे कि ये कितनी गिरी है। आप सवाल में दे रखा है इसमें कि आधी गिरी है, ये समझाने के लिए पूरा समझाया मैंने। तो आधी गिरने का मतलब क्या है, 2g/l/2 कट गया। सो वेलोसिटी कितनी आई जी, रूट जी एल। अगर वेलोसिटी रूट जी एल आई है तो आप जब पुट करोगे तो m/l इंटू जी इंटू एल कट गया, यानी कि फोर्स कितना mg। तो कुल मिला के बात ये है कि जब जो तुम्हारी चेन है वो गिर रही है, ठीक है जी, और वो आधी लेंथ गिरी है, तो उसने कितना फोर्स अप्लाई किया है आपका, mg/2। इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट mg फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अब सवाल देखो, सवाल पढ़ो, अब दो आंसर, अब कुछ बच्चे इसको टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे, इसको टिक करेंगे, लेकिन सवाल ये नहीं पूछना चाह रहा, आप सवाल पढ़ो। सवाल अभी तक जिस बच्चे ने सॉल्व किया ठीक है, वो पूरा, कई बच्चे पूरा पढ़ के नहीं चलते। तो अगर आप सवाल देखें, फाइंड द फोर्स exerted by table on the chain when half of its length has fallen on the table। ये वाला पार्ट भैया इसके ऊपर गिर चुका है, तो ये कितना, आधा पार्ट, तो इसका मास कितना होगा, m/2। ये भी तो भाई इस पे फोर्स लगा रहा होगा, एक्शन रिएक्शन, m/2g। तो टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स कितना है, mg तो है ही गिरने की वजह से जो है। अब ये जो गिर चुकी है ये भी तो टेबल पे फोर्स लगा रही होगी, तो टोटल फोर्स कितना आया, mg प्लस mg/2, तो आंसर आया 3mg/2। भाई गिरने की वजह से फोर्स है। अब यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, जब भी ऐसे फ्री फॉल वाला कभी भी सवाल आए तो आप ध्यान से अगर देखो, ये एक्स पार्ट गिर गया इधर, तो इसका मतलब ये फोर्स कितना लगाएगा, इसका अगर मैं लैम्डा, अगर मैं मान लूँ मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मास कितना आया, लैम्डा इंटू एक्स, ये मास आ गया, इंटू बच्चे जी। तो ये जो फॉलन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो रेस्ट में है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, लैम्डा x/g। अब जो गिर रहा है पार्ट, अगर मैं उस गिरने वाले पार्ट की वजह से फोर्स निकालूं तो उसका तो चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, और चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये हो गया लैम्डा dx/dt v, तो लैम्डा v का स्क्वायर, ये फॉलन पार्ट की वजह से है। तो अगर आप लैम्डा v स्क्वायर को देखो तो लैम्डा और v कितना होता है, रूट 2gx, ठीक है, तो ये 2 लैम्डा gx। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये डबल है इससे,
ये जो रेस्ट पे है, जो गिर चुका है पार्ट, और जो ऊपर चेन ऐसे, इसका मोमेंटम चेंज होने की वजह से डबल फोर्स लग रहा है। तो अब आपका सवाल यहाँ से, अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये वाला, ये कह रहा है कि L/2 पार्ट गिर गया, कह देगा ये आपसे L/4 पार्ट गिर गया मान लो, तो आपसे कह देगा कि जो चेन है जो अभी गिरी नहीं है, इस वाले की वजह से फोर्स बताओ। तो L/4 की वजह से क्या हो जाएगा, M/4G, और इसका क्या है, वो डबल लगाएगा, इंटू 2 कर दो, तो आंसर आ जाएगा mg/2। तो ये सवाल इस तरीके से बड़ा, इसका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपने एक बार निकाल लिया, अब आप बार बार पेपर में थोड़ा ना निकालते फिरोगे, वो आपको याद है कि जो फॉलन पार्ट है, जो तुम्हारा ये पार्ट यहाँ इस पे रेस्ट में है, ये जितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला पार्ट उसका डबल लगाएगा। ये हमने प्रूव करके यहाँ दिखा दिया है। अभी मैंने सिंपल ले लिया था ना, ये देखो, यहाँ मैंने क्या ले लिया था, mv²/L, ये है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से मैंने जब ये निकाला तो ये मैंने रखा तो ये mg आ गया, और ये वाला पार्ट mg/2 लगा रहा था, तो डबल ही है ना। तो आप कुछ भी वैल्यू लो, सिंपल मैंने x लेके भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। अब अगले वाले सवाल की तरफ आप चलो। अगला सवाल देखो जी, ये सवाल है सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो ये कह रहा है आपसे, ये सवाल कह रहा है आपसे, पी पाइप्स सेम डायमीटर आर इन द कॉन्टेक्ट व्हेन दे रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एज शोन इन द फिगर अलोंग ए इंक्लाइन प्लेन, सिलेंडर सी एंड पाइप पी रोल विदाउट स्लिपिंग, यानी कि रोल कर रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहे हैं। डिटरमाइन द क्लियर गैप बिटवीन देम आफ्टर 4 सेकेंड। ये क्या कह रहा है, ये सटा कैसे रखे हुए हैं, आपने छोड़ दिए, 4 सेकंड बाद गैप बताना है। तो वो तो डिपेंड करेगा ना एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन कैसे आप लिखते हो, एक्सेलरेशन लिख लो एक बार। तो आप एक्सेलरेशन लिखते हो, आपको पता ही है इंक्लाइन प्लेन पे g sin थीटा अपॉन 1 + I/mr², ये तो याद ही है। अब अगर मैं सिलेंडर के लिए लिखूं, सिलेंडर के लिए, तो ये आ जाएगा g sin 37 यानी कि 3/5 अपॉन 1 + mr² यानी कि 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3g/5 अपॉन 3/2। सो अगर आप देखो 3/2, 3 से 3 कट गया, 5, 2, 2 दूनी 4, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली पी के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो सेम ही है, 3g/5 डिवाइड बाई, अब ये तो mr², तो आई तो होलो पाइप के लिए तो mr² आएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और ये कट गया, यानी कि 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि आपको दिख रहा है इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो सीधी सी बात है, आप ये समझो ना, ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा इतने टाइम में, तो गैप तो बनेगा ही बनेगा। तो बेहतर है कि मैं रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व कर लूँ, मैं इसको रोक ही लेता हूँ। तो दोनों तो रेस्ट से ही शुरू हुए हैं, तो अब एस रिलेटिव, तो यहाँ से पता चल जाएगा u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव t²। तो ये तो ज़ीरो ही है, तो आपका सवाल ही आसान हो गया। रिलेटिव इज इक्वल टू हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू t²। रिलेटिव है तो उल्टा एक्सेलरेशन इसका देना पड़ेगा, तो ये इधर 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो फाइनल 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से चलता हुआ उसको दिखाई देगा, यानी कि हाफ इंटू 1 इंटू टी कितना है तुम्हारा, 4, 4 चौक 16, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 8 मीटर। ठीक है, बेसिक सवाल है, रिलेटिव लगाया, थोड़ा सा और कर लिया। अगले वाला सवाल, ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, इसमें कई बच्चे तुक्के मारेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम बेसिक से हिट करेंगे। और जब भी डायरेक्शन वाला सवाल आए, अब देखो ये डायरेक्शन वाला है, तो आप सीधी सी बात है कि इधर बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक लगता है रोलिंग में, और मुझे ना उसकी डायरेक्शन पता ना कुछ पता, आगे भी लग सकता है पीछे भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भैया ये आगे लग रहा है, चलो काम खत्म। अब ये प्योर रोलिंग है तो ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, डिस्क है, डिस्क का मास mr, ये मान लिया। तो यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 2f + f इज इक्वल टू ma। एक इक्वेशन, ये बेसिक इक्वेशन। अब मुझे f निकालना है, तो दूसरी इक्वेशन में f गायब कर दूं मैं सीधा ही, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख लेता हूँ। तो इस पॉइंट के अबाउट टो इज इक्वल टू आई अल्फा लिखूंगा, तो इस पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। ये उसी पॉइंट के अबाउट आता है जिस अबाउट इस एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट ही आपको आना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आप आओगे तो आई टो कितना लगेगा तुम्हारे, देखो जी ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में, इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, ऊपर वाले की वजह से F इंटू 2R। अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारा, ये कहाँ घुमाने की इसको कोशिश करेगा, इधर ऐसे क्लॉकवाइज, ये भी किधर घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। देखो ना R क्रॉस F, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही बन रही है, इनवर्ड, तो दोनों को प्लस कर दो, सो ये FR हो जाएगा, विल बी इक्वल टू आई अल्फा, यानी कि यहाँ कितना होता है
अगर आप मैं यहाँ की बात करूँ mr²/2, यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लोगे तो वहाँ से आ जाएगा आपका 3/2 mr²। इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होता है a/r। सीधा, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, ये कट कर दो, यानी कि 3f इज इक्वल्स टू 3/2 ma। 3 से 3 काट दो, f इज इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा ma/2। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो 2 इंटू ma/2 प्लस f इज इक्वल्स टू ma। कट गया, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है 0। सो 0 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सवालों के जवाब देते हैं।